हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ड्सवर्थ पे बेस्ड कुछ पीवाईक्यूज। इसके पहले मैंने ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे 162 क्वेश्चन नंबर से। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस किए हैं और उसके अलावा कई सारे मेजर पॉइंट्स जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं, वहां से भी हमने डिस्कस किया है। मेजर लाइन्स, इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आज क्लास को देख रहे हैं, वो उन क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये हर एग्जाम में प्रिस्क्राइब्ड है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। जिसमें इनका आपका क्रिटिसिज्म पार्ट से आपको ध्यान रखना है। पोएटिक थ्योरी जो है इनकी पोएट्री की, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा पोएटिक डिक्शन और लिरिकल बैलेट्स के चारों एडिशन से क्वेश्चन बनता है। प्रीफेस से, अपेंडिक्स किस ईयर में आया, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप क्रिटिसिज्म पार्ट को बिल्कुल मिस मत करिएगा। एनजीआईसी के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके सिलेबस में क्रिटिसिज्म में प्रेस्क्राइब्ड है, तो मैं उसे भी डिस्कस करूंगी। तो आप लोग बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं 162 क्वेश्चन से। ठीक है, आप लोग पेन एंड पेपर लेके आई होप एकदम रेडी हैं। तो जो भी पॉइंट्स आपको नए नजर आए वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 162 क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेट्स कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड। तो हमने डिस्कस किया था वर्ड्सवर्थ एंड कोलेरिज दोनों का था। वर्ड्सवर्थ एंड कोलेरिज रिटायर्ड टू क्वेंटॉक हिल्स एंड देयर फॉर्म द डेलिबरेट पर्पस टू मेक लिटरेचर अडैप्ट टू इंटरेस्ट मैनकाइंड परमानेंटली। ठीक है, ये इनका एक मोटो था। एंड द ड्यू मतलब होता है दो लोगों का जो ग्रुप होता है, विद वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरथी, द फेमस लिरिकल बैलेट्स कंपोज्ड इन 1798। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत है। मतलब कहने का है कि द ड्यू विद वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरथी कंपोज लिरिकल बैलेट्स इन 1798। ठीक है, तो ये सही स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का। लिरिकल बैलेट से आप लोग इंपॉर्टेंट पोएम्स देख लीजिएगा। कलेक्शन में जो जो पोएम्स हैं उसको आप एक बार जरूर देखिएगा कि कौन कौन सी पोएम आई। और फर्स्ट कलेक्शन में आपको ये याद रखना है कि कोई भी नाम नहीं प्रेस्क्राइब था राइटर का, एनोनिमस वर्क था। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि पहली पोएम कौन सी है एंड लास्ट पोएम कौन सी है। ओके, तो पहली पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड लास्ट पोएम है टिंटन एबी। कई बार ये सवाल बना है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच पोएम ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, द प्रेल्यूड। इसका इन्होंने जो इनिशियल टाइटल जो सोचा था वो था पोएम टू कॉलरिज, लेकिन इस टाइटल जो फाइनलाइज किया गया वो था द प्रेल्यूड बाय मैरी हचिंसन। ओके, द प्रेल्यूड 1850 में पब्लिश होता है और इसको इन्होंने प्लान किया था द रिक्लूज का पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, द रिक्लूज का इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाने के लिए इन्होंने डिसाइड किया था, बट ही कुड नेवर कंप्लीट द रिक्लूज। ओके, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हैं, तो हर क्लास में आपने एक क्वेश्चन जरूर देखा है द टेबल टर्न से, और उसमें भी आपने इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं वहीं से देखा है। तो आप लोग इस पोएम को जरूर पढ़िएगा और इस पोएम को मैं डिस्कस भी करूंगी आपके साथ शॉर्ट्स में, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी पोएम वर्ड्सवर्थ की रह गई हैं, जिनकी लाइंस मैंने डिस्कस नहीं करी है, तो मैं जल्द ही आपके लिए क्विक सीरीज टाइप का लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आप लाइंस देख लें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लें। ठीक है, तो ये जो लाइंस आती हैं द टेबल टर्न से आती हैं, जो कि 1798 में इन्होंने लिखा था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जितनी पोएम है, ये चारों पोएम बहुत ही ज्यादा आई कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। द वर्ड इज टू मच विद अस, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, जिसका दूसरा टाइटल है डैफोडिल्स। ओके, एंड द सॉलिटरी रीपर्स। चारों से ही कई बार लाइंस पूछी जा चुकी हैं, तो आप लोग लाइंस जरूर देखिएगा। लाइंस एंड क्रिटिसिज्म ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, When did the first edition of lyrical ballads appear? तो हमने डिस्कस किया है 1798 में पहला एडिशन आता है, और फिर इसके बाद 3 एडिशन और आते हैं 1800 में, 1802, 1805। ओके, एंड लिरिकल बैलेट्स मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म भी बोला जाता है इसे, और आप देख पा रहे होंगे ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, टू whom द वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। मैंने बताया था पोएम टू कॉलरिज ये पहला टाइटल था,
जो शुरुआत में सोचा था, प्लान किया गया था, ठीक है। ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल कन्वर्सेशनल पोएम, ओके। एंड इन्होंने एड्रेस किया है कॉलरिज को। द प्रेल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर वाइज देखा था कि क्या क्या चैप्टर हैं, जिसमें हमने देखा कि इनकी जो चाइल्डहुड के बारे में, इनका जो फर्स्ट स्कूल था, उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। और फ्रांस में जो इनका टाइम बीता उसके बारे में डिस्कशन किया है। सो दिस पोएम इज अबाउट द पर्सनल डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। एंड इन्होंने कभी इसको टाइटल नहीं दिया, ये आपको याद रखना है। ये जो पोएम टू कॉलरिज टाइटल था, ये इन्होंने सोचा था, ठीक है। इनिशियल टाइटल ये सोचा गया था, बट ऐसा नहीं है कि उस टाइटल को फाइनल किया गया था। द टाइटल था वो इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने ही दिया है इनकी डेथ के बाद 1850 में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। In 3 years she grew, the little girl will be sportive as। तो 3 years she grew पोएम आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें द फॉन से कंपेयर किया जाता है। फॉन क्या होता है? हिरन का बच्चा, ठीक है। तो ये जो गर्ल है ये इतनी स्पोर्टिव थी जैसे कि हिरन का बच्चा। 3 years she grew in sun and sour, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन से आप जरूर देखिएगा इस पोएम को। हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबी? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब नहीं बनेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, 2009 का क्वेश्चन है। और अब आपसे डेप्थ में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसकी पूरी टाइटल आपको याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। ये टाइटल को लर्न करना है, याद करना है। कई बार यहाँ से टाइटल से क्वेश्चन बने हैं और एक एक कीवर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। वाई रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। डेट से क्वेश्चन बन चुका है, ये बना है कि टिंटन एबी क्या है, तो ये एक मठ है, ठीक है, मोनेस्ट्री है, इट इज अ काइंड ऑफ मोनेस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? पोएम कौन सी है वर्ड्सवर्थ के द्वारा? तो देखिए, डैफोडिल्स है। कौन सी पोएम है? डैफोडिल्स है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये किसने लिखी है? सो दिस पोएम इज बाय जॉन कीट्स, ओके। द फॉरसेकन मरमैन, ये लिखी है एर्नोल्ड ने। एंड द लास्ट राइड टुगेदर, ये किसने लिखी है? ब्राउनिंग ने, ठीक है। सारी ही पोएम इंपॉर्टेंट है। और डैफोडिल्स एक लिरिक पोएम है, ये आपको याद रखना है। इट वाज रिटन बिटवीन 1804 एंड 1807। 1804 से 7 के बीच में लिखी गई है और इसको पब्लिश किया गया है पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, दे फ्लैश अपॉन दैन इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, द डैफोडिल्स से लाइन ली गई, सॉरी, डैफोडिल्स पोएम से लाइन ली गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आप लोग से बोला है कि ये पोएम इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे लेक्चर 1 से ये रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, तो उन्हें अब इतना आइडिया हो गया है कि कौन कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट है और कहाँ से इनके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि पोएम अगर आप पढ़ लिए, लाइन पढ़ लिया आपने, डिटेल्स पढ़ ली, तो फिर आपसे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो और इसके अलावा यहाँ पे द वर्ड इज टू मच विद अस, टिंटन एबी, ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे एक पोएम है द एजुकेशन ऑफ नेचर, ये शायद आप लोग जानते नहीं हो। इसका देखिए, अभी हमने पढ़ी थी एक पोएम 3 years she grew, ठीक है। तो इस पोएम का दूसरा टाइटल है 3 years she grew, आप इसको नोट कर सकते हैं, ओके। आज क्लास के एंड में मैं सभी इंपॉर्टेंट पोएम का नाम एक बार आपको बता दूंगी, या इनकी जो भी पोएम है, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से कौन कौन सी पोएम से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लिरिक पोएम है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। द सोलिटरी रीपर, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कंट्रोडिक्शन वाला क्वेश्चन है, डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया सोलिटरी रीपर क्या है, क्या ये बैलेड है, क्या ये लिरिक है, ओड है, पेस्ट्रल है, ठीक है। तो देखिए, इसको कहीं कहीं माना जाता है कि ये बैलेड है और कहीं कहीं माना जाता है लिरिक है। एक्चुअली दिस इज अ लिरिकल बैलेड, ठीक है, दिस इज अ लिरिकल बैलेड। तो यहाँ पे कई बार डिस्प्यूट हुआ है इस क्वेश्चन पे कि क्या इसका आंसर होगा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट करिएगा। इसमें मुझे कहीं भी बैलेड या लिरिक दोनों ही आंसर नहीं मिला, लिरिकल बैलेड करके आंसर मिला है। तो आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि इसमें बैलेड के भी एलिमेंट्स हैं और लिरिक के भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, इट इज अ बैलेड एक्सप्रेसिंग द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक दैट अ यंग मैडन रीपिंग वॉज सिंगिंग टू हरसेल्फ। एक यंग मैडन थी जो गैलिक लैंग्वेज में गा रही थी, ठीक है।
बैलेड क्या होती है? सिंपल नैरेटिव वर्ड्स जो एक स्टोरी को सॉन्ग फॉर्म में बताती है। ओड क्या होता है? ये सभी पोएट्री के फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ओड क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी लिरिक पोएम। ओड भी एक लिरिक ही पोएम होती है लेकिन लेंदी होती है, लॉफ्टी इन स्टाइल होती है और इसका ऑब्जेक्ट सीरियस होता है। ठीक है, यूजुअली किसी को एड्रेस की जाती है और ग्लोरीफाई करने के लिए या अप्रिसिएशन के लिए किए जाता है। लिरिक क्या होती है? एक ब्रीफ सब्जेक्टिव पोएम होती है जो रिवील करती है पोएट के पर्सनल थॉट एंड फीलिंग को, जैसे कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये एक लिरिक है। ठीक है, पैस्टरल पोएम कैसी होती है? पैस्टरल पोएम वो होती है जो डील करती है शेफर्ड एंड रस्टिक की लाइफ को, जैसे आपने एर्नॉल्ड की पढ़ी है द स्कॉलर जिप्सी। ठीक है, तो ये एक पैस्टरल पोएम है। ठीक, तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी। एक्चुअली इस पोयम को इन्होंने 1805 में लिखा था, जब ये स्कॉटलैंड के एक टूर पे जाते हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड के एक टूर पे जाते हैं, 1803 में ये गए थे स्कॉटलैंड के टूर पे। ओके, और उसके बाद ये 1805 में इस पोयम को लिखते हैं। इन्होंने एक्चुअली एक बुक पढ़ी थी, ठीक है, जिसका नाम था टूर्स ऑफ द ब्रिटिश माउंटेन्स। आप नोट कर सकते हैं इस वर्क का नाम, टूर्स ऑफ अ ब्रिटिश माउंटेन। ठीक है, ये जो पीस ऑफ वर्क है इट वाज रिटन बाय टॉमस विल्किंसन। ठीक है, किसने लिखा है? टॉमस विल्किंसन। ठीक है, तो इन्होंने इस बुक को पढ़ा था और जैसे यहाँ पे सॉलिटरी रीपर का जो मतलब जो डिस्क्रिप्शन है सेम एज इस टूर्स ऑफ ए ब्रिटिश माउंटेन में भी रेफरेंस है। So you have to make a note about it that this was based or Wordsworth got an inspiration from Thomas Wilkinson's work Tours of the British Mountains। ठीक है, कहीं कहीं आपको टूर इन इंग्लैंड, टूर इन स्कॉटलैंड भी वर्क मिलेगा, तो आप दोनों का नोट कर लीजिए। इसके अलावा इसे लिरिकल बैलेड बोला जाता है, कहीं आपको लिरिक मिल सकता है ऑप्शन में, कहीं आपको बैलेड मिल सकता है, तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, और ये गर्ल जो थी वो गेलिक लैंग्वेज में गा रही थी, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बाकी हम डिस्कस करेंगे पोएम को भी, तो वहां से भी हम कुछ करेंगे। ठीक है, वहां पे भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लिरिकल बैलेड्स वर रिटन बाय कॉलरिज एंड, तो ये हमें पता ही है, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स लिखी थी एंड कॉलरिज का जो कंट्रीब्यूशन था वो 4 पोएम्स का था। ये आपको ये डेटा भी याद रखना है। वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर्स, तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये माना जाता है इनका बहुत ही अच्छा पीरियड एंड दिस वाज द पीरियड व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स एवर इन हिज करियर। ठीक है, तो 1798 टू 99 है जिसमें इन्होंने फाइनेस्ट पोएम लिखी हैं अपने करियर की, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि इस समय लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होता है और लिरिकल बैलेट्स की बहुत सारी पोएम है जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। वर्ड्सवर्थ की पोएम मोस्टली डील करती हैं तो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से, तो अगर आपने क्रिटिसिज्म पढ़ा है तो वहां पे ऑलरेडी वर्ड्सवर्थ ने इस चीज को मेंशन किया है, ही विल डील हम्बल एंड रस्टिक लाइफ इन द लैंग्वेज दैट इज ऑफ द ऑफ रियली यूज्ड बाय मैन, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट, तो ये कहाँ रहते हैं? राइडल माउंट में। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ही वॉज लिविंग एट राइडल माउंट। ठीक है, एंड ये राइडल माउंट कब शिफ्ट होते हैं? 1813 में शिफ्ट होते हैं अपनी डेथ तक, 1850 में इनकी डेथ होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 1830 में ही इन्हें स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर की पोस्ट पर ये अपॉइंट होते हैं। आपको एक पॉइंट और याद रखना है, 1842 में इन्होंने एक वर्स ट्रेजेडी लिखी थी, द बॉर्डरर्स। ठीक है, द बॉर्डरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ द टिंटन एबीज, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है या ड्रामेटिक लिरिक है, और बहुत बार स्टूडेंट्स ड्रामेटिक मोनोलॉग लगा देते हैं बट ड्रामेटिक लिरिक है ये। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक लिरिक में डिफरेंस कई सारे हैं।
जिसमें मैं आपको कुछ डिफरेंस बता रही हूँ यहाँ पे, इसे आप नोट कर सकते हैं। पहला तो ये कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो राइटर का मेन फोकस होता है वो होता है कैरेक्टर की साइकोलॉजी या कैरेक्टर का जो जो उसका एक्चुअल कैरेक्टर है, ठीक है, जो भी प्रोटोगोनिस्ट है या जो भी स्पीकर है उसका एक्चुअल साइकी एक्चुअल कैरेक्टर रिवील करना, ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का मेन मोटो। और उसके साइकोलॉजिकल स्टेट को भी रिवील किया जाता है उसके स्पीच के माध्यम से, अननोविंगली ही। जैसे माई लास्ट डिचेज में हम देखते हैं जो ड्यूक है उसके स्पीच के थ्रू हम जानते हैं कि वो ड्यूक का नेचर क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसकी साइकी कैसी है। जबकि हम ड्रामेटिक लिरिक में हम देखते हैं कि जो स्पीकर जो है वो उसका पूरा फोकस क्या है, उसके थॉट प्रोसेस पे। यहाँ पे हमें कोई भी कैरेक्टर का रिविलेशन नहीं पता चलता है। वी डोंट हैव एनी आइडिया कि वर्ड्सवर्थ का एक्चुअल नेचर क्या है, बट हम उनका फिलोसॉफिकल जो एक आउटलुक है वो हम जानते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है हम ये समझते हैं, ठीक है, उनके इमोशंस को हम समझते हैं। तो पहला तो फोकस हो गया, ड्रामेटिक मोनोलॉग फोकसेस ऑन कैरेक्टर रिविलेशन एंड इट अनफोल्ड द स्पीकर साइकोलॉजिकल स्टेट। जबकि ड्रामेटिक लिरिक में हम देखते हैं स्पीकर का इंटेंस इमोशन जो कि आर्गुमेंटेटिव या लॉजिकल वे में होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग को अक्सर हम कन्वर्सेशनल या ड्रामेटिक टोन में देखते हैं। अक्सर हमें यहाँ पे ड्रामेटिक आयरनी भी दिखती है, ठीक है। और नैरेटिव स्ट्रक्चर जो भी होता है वो एक स्टोरी के माध्यम से हमको दिखाया जाता है। जैसे कि अगर आप देखें द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफॉग जो कि इंटीरियर मोनोलॉग का भी एग्जाम्पल है, वहां पे भी हम देखते हैं कैसे कैरेक्टर की साइकी रिवील होती है, ठीक है, कन्वर्सेशनल या ड्रामेटिक टोन में होता है ये। अगर हम ड्रामेटिक लिरिक की बात करें तो वहां पे हमें कोई ऐसा अनफोल्डिंग नहीं दिखता है, उसमें हमें कोई नरेशन नहीं दिखता है, स्टोरी टाइप का नरेशन नहीं दिखता है, ठीक है, और ड्रामेटिक वे में भी नहीं होता है। इट इज मोर म्यूजिकल rather than dramatic monologue, और ये स्पीकर के सिंगल इमोशन पे फोकस करता है। अब हम बात करते हैं ऑडियंस की, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि एक लिसनर है, साइलेंट लिसनर होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ड्रामेटिक लिरिक की तो वहां पे भी हमें स्पीकर का पता चलता है, लेकिन हम स्पीकर की प्रेजेंस को जो भी स्पीकर होता है या जो भी राइटर होता है उसके स्पीच के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ठीक है। और ड्रामेटिक लिरिक में हमें ये भी दिखता है कि कई बार जो स्पीकर होता है वो एड्रेस भी कर रहा होता है लिसनर को, जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में हमें डायरेक्ट एड्रेस कम ही मिलता है। तो अगर आप देखें तो वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी में हमने डोरोथी को डायरेक्ट एड्रेस होते हुए भी देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीकर की, तो स्पीकर जो होता है वो एक फिक्शनल पर्सोना के फॉर्म में होता है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये पोएट से अलग होता है, मतलब जो लिख रहा है वो उसका स्पीकर नहीं होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग का, उसमें अलग ही कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप माई लास्ट डचेस में ड्यूक ऑफ फेरारो को देखते हैं, उसके अलावा द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफॉग में आप प्रोफॉग को देखते हैं। जबकि अगर हम बात करें ड्रामेटिक लिरिक में तो ये कई बार राइटर ही होता है, ठीक है, कई बार पोएट ही होता है। और लास्ट पॉइंट जो है वो टोन है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो टोन होती है वो अक्सर कॉलिक्वल टोन हमें दिखती है, लेकिन हम ड्रामेटिक लिरिक की अगर हम टोन देखें तो ये थोड़ी सी लिरिकल या म्यूजिकल टोन होती है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे आप ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक लिरिक में अंतर समझ सकते हैं, और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए ताकि आपसे क्वेश्चन अगर बने शॉर्ट टाइप में ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक लिरिक में अंतर, तो वो आप समझ सकें, ठीक है। ओके, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रिटन जो भी एग्जाम हो रहा है उसके नोट्स चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं आपको डेली कुछ ना कुछ ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों पे ही नोट्स भेज रही हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाके आपको लिंक मिल सकता है टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ओड एज वेल एज ड्रामेटिक लिरिक। तो आपको ड्रामेटिक लिरिक ही लिखना है, ओड आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये कट करिए आप, कंफ्यूजन हो सकता है। इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज पब्लिश्ड, तो हमने देखा था द प्रिल्यूड, ठीक है, द प्रिल्यूड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं डिस्कस, तो हम इसे लीव कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड, तो अभी हमने डिस्कस किया था द रेक्ल्यूज का प्रिफेक्टरी वर्क डिसाइड किया गया था बाय वर्ड्सवर्थ, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सका, ठीक है, ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन किया है, आप पिछली क्लास को जरूर देखिए। Avoided by a mossy stone half hidden from the eye, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है।
और ये लाइन्स आती हैं लूसी पोएम्स में, ठीक है। लूसी पोएम का पार्ट है जिसमें शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज की ये लाइन्स हैं। अवॉइडेड बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। टीजीटी का एक क्वेश्चन है, 2005 में आया है, ठीक है। विच ऑफ द ट्रैवल पोएम बिलोंग्स टू वर्ड्सवर्थ? तो हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक, ये दोनों वर्क इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल पोएम्स थे हीरोइक कपलेट में, शुरुआत के वर्क है 1793 में ये वर्क आते हैं, ओके। बाकी ये जो तीनों वर्क हैं ये वर्ड्सवर्थ के नहीं हैं। लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, तो लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ, ओके। जिसमें आपको सभी जो मेजर पोएम्स हैं उनका नाम देखना है। फर्स्ट एडिशन के बारे में आपको याद रखना है, जब फर्स्ट एडिशन आता है 1798 में, एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म, ओके। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय, ये वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी जो थी, जो इन्होंने पोएट्री की डेफिनेशन दी है, आप सभी लोगों को डेफिनेशन याद रखनी है, वर्ड्सवर्थ की, टीएस एलियट की, जॉन कीट्स की, पीबी शैली ने जो भी अपने व्यूज दिए हैं पोएट्री के बारे में, ये सब आपको याद रखना है। तो इस थ्योरी को टीएस एलियट ने रिजेक्ट किया था, ठीक है। उन्होंने लिखा था पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस, ये पूरी आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस? तो 1800 में इन्होंने प्रीफेस ऐड किया था, ठीक है। 182 का जो आंसर है वो टीएस एलियट है, और 183 का बी 1800। इन्होंने सेकेंड एडिशन आया था, इसमें प्रीफेस ऐड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम, फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इनका क्या था? तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था, 1793 में आई थी, और एन इवनिंग वॉक भी आती है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसमें इनके हम पोएट्री का जो इनका आप कह सकते हैं बिगनिंग का जो करियर था, स्टार्टिंग का जो करियर की जो पोएम्स है उसमें हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, और कई बार लोग इसको टिंटर ने भी लगा देते हैं। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर ऑफ द ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इनके लिए तो छोटा छोटा फूल भी जो है वो बहुत डीपेस्ट इनको थॉट्स दे सकता है, मतलब नेचर में हर चीज इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटीमेशन वर्ड से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस पोएम से ये लाइन आई है, और वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, यहाँ पे नन ऑफ दीज है तो वर्ड्सवर्थ है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूसी पोएम में कितनी पोएम है ये आपको याद रखनी है, 5 लिरिकल पोएम्स हैं, 5 पोएम्स हैं, 1798 से 1801 के बीच में लिखी गई हैं, और इन पोएम को इन्होंने पहले पब्लिश किया था 1800 में, ठीक है। सेकेंड एडिशन में पोएम को पब्लिश किया था, ओके। ऑल बट वन वर्क फर्स्ट पब्लिश ड्यूरिंग इन द सेकेंड एडिशन, तो इसमें से एक पोएम को छोड़ के बाकी सारी पोएम 1800 में पब्लिश होती, ठीक है। मैं आपको नाम बता दे रही हूँ उन पोएम्स का। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, 3 years शी ग्रू, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट शील, ये 4 पोएम पब्लिश होती हैं। इसके अलावा आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, ये भी पब्लिश होती है, ठीक है। आप पोएम को जरूर देखिएगा कि कौन कौन सी पोएम पब्लिश हुई हैं, 5 तो आई थिंक हो ही गई हैं, ठीक है। इसको एक बार आप नोट करिएगा कि इसमें से कौन कौन सी पोएम्स आई हैं, ठीक है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वीरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शैडी हॉन्ट एमंग अरेबियन शैट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, पूछी जाती है कि किस पोएम में आई हैं ये लाइन्स। नो नाइटिंगेल, ठीक है। तो नाइटिंगेल ये किस में आया? सॉलिटरी रीपर में, ठीक है। सॉलिटरी रीपर में नाइटिंगेल का मेंशन हुआ है, ओके। उसके अलावा इसी स्टैंजा में कुकू बर्ड का भी मेंशन किया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना है। इसमें लाइन आती है, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप जरूर पूरी पोएम को जरूर देखिएगा। तो ये आती है सॉलिटरी रीपर से लाइन्स, ठीक है। एंड इट वाज अबाउट अ लोनली लैस मतलब गर्ल हु रीप्स ऑन द हाईलैंड्स, और यहाँ पे पोएट ये दिखाते हैं कि हाउ नेचर इज सिंपैथेटिक विद हर इन सफरिंग एंड सॉरोज, ठीक है। हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, यहाँ पे मेन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया है।
लोग इसको मैन लगा देते हैं या कुछ और वर्ड्स लगा देते हैं, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ से लिया गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की क्रिटिसिज्म के पार्ट से, जहाँ पे उन्होंने अपनी पोएटिक थ्योरी दी थी। इनका कहना है कि द पोएट यूज्ड इनका ये पॉइंट है, द पोएट शुड यूज कन्वर्सेशनल लैंग्वेज इन हिज पोएट्री बट वल्गर वर्ड शुड बी अवॉइडेड। और इन्होंने ये भी कहा है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो यहाँ पे कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए न्यू क्लासिकल एज की जैसे, ठीक है। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड, ये किससे एसोसिएटेड है? लेक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड है विलियम वर्ड्सवर्थ से, ठीक है। लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वर्ड्सवर्थ कॉलेज सदे इनसे एसोसिएटेड है। डव कॉटेज में भी ये रह चुके हैं, कई जगह ये रह चुके हैं, तो आप देख लीजिए जहाँ पे ये रह चुके हैं, डव कॉटेज, टाउन्सएंड, ग्रासमेयर, एलन बैंक एंड ग्रासमेयर पार्सनेज, और लास्टली ये रहते हैं राइडल माउंट में, ठीक है, राइडल माउंट में। तो ये आपको प्लेस भी याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ ये रहते हैं। इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर कहाँ कहाँ किस पोएम में इन्होंने दिखाया है? तो लाइन्स अबव टिंटन एबी, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबी, इसमें उन्होंने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को दिखाया है। क्या इनके ऊपर असर रहा, क्या इनका नेचर को लेकर रिसेप्शन रहा, इसको भी इन्होंने पोएम में दिखाया है, ठीक है। और इस पोएम का टाइटल मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सॉलिटरी रीपर की लाइन है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग एगो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सॉलिटरी रीपर की ही लाइन है, तो यहाँ से आपको लाइन याद रखना है, ठीक है। इट इज अबाउट द पावर ऑफ द इमेजिनेशन टू ट्रांसफॉर्म कॉमन एवरीडे इवेंट्स इनटू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्जर रियलिटी, ओके। नेक्स्ट लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन। हम डिस्कस करेंगे टिंटन एबी की लाइंस को भी, तो आपको और समझ में आएगी, ये टिंटन एबी से ही लाइन आई है, ठीक है। द पोएम इज रिटन इन टाइटली स्ट्रक्चर्ड डेका सिलेबिक ब्लैंक वर्ड्स, और इसमें वर्ड्स पैराग्राफ हैं, स्टैंजाज नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नो स्टैंजाज बट वर्ड्स पैराग्राफ्स। रॉबर्ट सदे वाज सक्सीडेड बाय whom as the poet laureate of England? So I have already told you वर्ड्सवर्थ ने इनको रिप्लेस किया था, 1843 से 50 तक ये रहे हैं, ठीक है। और इनकी डेथ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बनते हैं पोएट लॉरेट। नेक्स्ट लाइन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लिस वॉज इट इन दैन डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये द प्रेल्यूड की बुक 11 से लाइन ली गई है, जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बताती हैं, और काफी इंपॉर्टेंट लाइन से कई सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। द फ्रेंच रिवोल्यूशन एक अलग पोएम भी लिखी गई थी, और उसमें भी उन्होंने, मतलब ये एक आप कह सकते हैं प्रेल्यूड का एक पार्ट टाइप में बनी थी, बट कई बार आपसे प्रेल्यूड से ही क्वेश्चन बनता है, द प्रेल्यूड की किस बुक से लाइन आई है, तो ये आपको याद रखना है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे दिखा भी है फ्रेंच रिवोल्यूशन, और इसके अलावा देखिए द प्रेल्यूड की बुक 11 में लाइन्स आती हैं। हु रोड द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड, तो ये लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, ऑटोबायोग्राफिकल कन्वर्सेशनल पोएम है, एंड इट इज एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ, ओके। इन्होंने इस बुक को 1799 में लिखना शुरू किया था एट द एज ऑफ 28, एंड ही कंटिन्यूड टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ, तो इसमें उन्होंने थ्रू आउट ही काम किया है, ठीक है। ब्लिस वॉज इट इन दैन डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, तो ये दोबारा से लाइन्स ये दूसरे एग्जाम में पूछी गई है। अभी जो हमने देखा था क्वेश्चन, ये आया था झारखंड पीजीटी 17 में, टीजीटी 2010 में। इसके अलावा ये पीजीटी के 2010 में क्वेश्चन बना है, द फ्रेंच रिवोल्यूशन से ये लाइन ली गई है, ठीक है। सो इस लाइन्स को हमने द फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी देखा है, और इसके अलावा हमने द प्रेल्यूड में भी देखा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इन दिस लाइन वर्ड्सवर्थ हैज शोन द इमेज ऑफ हिज मैरिज, ओके। इसके अलावा द फ्रेंच रिवोल्यूशन का भी यहाँ पे हमें इम्पैक्ट दिखता है। वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक पोएट थे, क्लासिकल पोएट थे, तो देखिए रोमांटिक पोएट है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है ना। 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म होता है कॉकरमाउथ में, एंड 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ होती है, ठीक है। एंड विद सैमुअल टेलर कॉलेज ही लॉन्च्ड द लिरिकल बैलेड्स, ओके, ज्वाइंट पब्लिकेशन था इनका। द प्रेल्यूड इज द वर्क ऑफ, तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का। जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया, बहुत ही सरफेस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी,
ब्लैंक वर्ड्स में है और इसमें इन्होंने काम करना शुरू किया था 1799 में 98 में। देखिए तो आपको देखिए कहीं 1798 मिलेगा, कहीं 1799 मिलेगा, दोनों ही आपको मिलेंगे। तो इस ईयर को आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। What among the following is the interpreter of nature in many moods? Who among the following is the interpreter of nature in many moods? तो ये important है। So Wordsworth actually interpreted nature in different moods. और आपको टिंटन एबी में ये चीज दिखेगी, ठीक है। टिंटन एबी में ये पॉइंट आपको दिखेगा, डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। और इन्होंने डिफरेंट एजेस में जो इन्फ्लुएंस रहे हैं अलग अलग नेचर के, वो भी दिखाए हैं, ठीक है। द प्रिल्यूड इज अ कितनी बुक है, हाउ मेनी बुक्स? 14 बुक्स हैं, 14 बुक्स हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, ये लाइंस कहाँ आती हैं? ये लाइंस आती है टिंटन एबी में। टिंटन एबी की जितनी लाइंस आ रही है ये सब इंपॉर्टेंट है, टू जीआईसी में लाइंस आई हैं और इसी तरह की लाइंस आएंगी, तो आप लोग टिंटन एबी को पूरा पढ़िएगा 4 से 5 बार, ठीक है। द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। पोएट यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को क्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं और इन्होंने शुरुआत से लेके लास्ट तक की घटनाएं यहाँ पे बताई हैं इस बुक में। 14 बुक्स में है और इसे पब्लिश किया जाता है 1850 में, ओके। द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन द क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोएम है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी माना जाता है इस पोएम को। जो फर्स्ट टाइटल इन्होंने सोचा था दैट वाज पोएम टू कॉलरिज, बट द फाइनल टाइटल वाज गिवन बाय मैरी हचिंसन। वर्ड्सवर्थ was regarded as the pantheist. Pantheist का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। Person who believes that God exists in and is the same as all things, animals and people within the universe. तो एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि नेचर में जितनी भी चीजें हैं गॉड उसमें विद्यमान है, ठीक है, उसे बोलते हैं पैंथेइस्ट। और पैंथेइज्म ये एक बिलीफ है, ओके। कि यहाँ पे यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं, एनिमल्स, थिंग्स, पीपल, जितने भी हैं उसमें गॉड विद्यमान है। Which edition of the lyrical ballad was the first one to have the preface? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था 1800 पहला एडिशन था जिसमें प्रीफेस थी, ठीक है। अगर फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स बोला जाएगा तो 1798 बोला जाएगा, जिसमें 4 पोएम्स एच.टी. कॉलरिज की थी, 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, ठीक है। सेकेंड आता है 1800 में जिसमें प्रीफेस ऐड होती है, ये आपको याद रखना है। द एक्सपीरियंस इन द प्रेल्यूड बिगिंस इन सेसेशन एंड एंड इन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। द एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस था जिससे पोएम शुरू होती है और खत्म भी उसी पे होती है? सो द प्रिल्यूड बिगिंस अ सेंसेशन एंड एंड्स इन थॉट, ठीक है। क्या होगा? थॉट, ओके। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इनको सक्सीड किया था और इनके पहले सदे थे। तो आपको एक चेन बनानी है, सदे, वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। आप सभी लोग पोएट लॉरेट की एक लिस्ट जरूर बना के रखिए, ठीक है। अल्फ्रेड, ओके। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किसके रिफ्यूजल पे टेनिसन बनते हैं पोएट लॉरेट? तो ये आप नोट कर सकते हैं, सैमुअल रॉजर्स, ठीक है। सैमुअल रॉजर्स को पोएट लॉरेटशिप ऑफर की गई थी बट इन्होंने रिफ्यूज कर दी थी, इसके बाद टेनिसन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि टेनिसन की डेथ के बाद कौन बनते हैं, या टेनिसन के बाद कौन बनते हैं पोएट लॉरेट? तो अल्फ्रेड ऑस्टिन बनते हैं पोएट लॉरेट आफ्टर टेनिसन, ओके। कब बनते हैं? 1892 में, ओके। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, 1892 में बनते हैं आफ्टर डेथ ऑफ लॉर्ड टेनिसन। और फिर इनके बाद बनते हैं रॉबर्ट ब्रिजेस। अल्फ्रेड ऑस्टिन के बाद बनते हैं पोएट लॉरेट रॉबर्ट ब्रिजेस, ओके। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ओके। इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड रेमिनिशंस टेल अस अबाउट हिज नेटिव, तो कम्बरलैंड के बारे में बताते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने चाइल्डहुड की जो मेमोरीज है वो बताई है कम्बरलैंड में, इंग्लैंड में इनका बर्थ प्लेस है, कम्बरलैंड नाम की जगह थी। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये और मैग्नम ओपस माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? मैग्नम ओपस, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट के ही कुछ क्वेश्चंस है और इसके बाद आज यूथ से जो भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए वर्ड्सवर्थ के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन पे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है जॉन मिल्टन भी।
विच पोएम वॉज कॉल्ड द पोएम टू कॉलरेज? तो ऑलरेडी मैंने कई बार बताया है, द प्रिल्यूड, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने से द पोएम टू कॉलरेज बोला था, बट कभी भी इसका टाइटल नहीं दिया था इन्होंने ये। अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक 4? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक 4 में ये किस फ्रेंड का रेफरेंस देते हैं? तो कॉलरेज का रेफरेंस देते हैं बुक 4 में, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड इसका अनदर टाइटल है। इन ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलोसफी ऑफ। तो ओड, इंटीमेशन ओड में ये अपनी किस फिलोसफी को सम अप करते हैं? चाइल्डहुड की फिलोसफी को। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे भी आपको फुल टाइटल पता होना चाहिए, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओके, ये इसका फुल टाइटल है। तो चाइल्डहुड से रिलेटेड फिलोसफी इस पोएम में देखने को मिलती है। Which state of his life is Wordsworth talking about in the prelude when he says, fair seed time had my soul and I grew up, fostered alike by beauty and fear. तो ये किस बारे में बात कर रहे हैं? ये चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये झारखंड में आया है, झारखंड में प्रेस्क्राइब थी ये पोयम, और यहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया चाइल्डहुड। इस बुक में वो चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे थे। तो शुरू में हमने देखा था चाइल्डहुड के बारे में चैप्टर्स थे। 212 देखिए, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम हिज पोएम द थॉर्न? आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड दिस 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड। तो किस बारे में बात कर रहे हैं? ये एक इन्फेंट की ग्रेव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। थॉर्न पोएम अच्छी पोएम है काफी, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसकी लाइंस और इसकी थीम। तो ये पब्लिश हुई थी 1815 में, वॉल्यूम 2 में, और इट इज एन इन्फेंट ग्रेव जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, जिस 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड। तो आप लाइन से भी समझ सकते हैं कि ग्रेव की बात हो रही है। Who among the following is mourned in White Whitman? ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ये क्वेश्चन देखिए डिफरेंट आ गया है, अब्राहम लिंकन से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब्राहम लिंकन की डेथ को मॉर्न किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसमें आप ये अब्राहम लिंकन पे क्वेश्चन है, तो आप वॉल्ट विटमैन लिख लीजिए, ठीक है। अपनी बुक में आप वॉल्ट विटमैन लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पीजीटी में प्रेस्क्राइब है, तो एक क्वेश्चन वहां का ऐड हो गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोएट? कौन है इंग्लिश रोमांटिक पोएट? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे, अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन बनेंगे, लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इन्होंने सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, और हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 214 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, और उसके अलावा मैंने कई सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो 400 प्लस पॉइंट्स हैं जो इस पूरी रिवीजन सीरीज में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में डिस्कस किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल गए हैं रिवीजन के लिए, और काफ़ी आइडिया मिल गया है कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैंने आपसे जैसा बोला था कि इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या नाम है, तो वो आप सुनते जाइए और लिखते जाइए। तो जो पहली पोएम हमने डिस्कस करी थी वो थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक। ये शुरुआत की पोएम्स हैं। फिर लिरिकल बायोलिस्ट पब्लिश होता है, और उसमें कई सारी पोएम पब्लिश होती हैं, जैसे टिंटन एबी एंड लीच गैदरर, जिसका दूसरा नाम था दूसरा नाम मैं शायद अभी भूल गई हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। और इसके बाद द टेबल टर्न, ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, ये टेबल टर्न का ही एक पार्ट माना जाता है, मतलब इसमें भी मैथ्यू से उन्होंने एक डिस्कशन किया है। ओके ओके। लीच गैदरर का मैं जो आपसे टाइटल बता रही थी दूसरा, वो था रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये आप नोट कर लीजिए। और द टेबल टर्न का एक दूसरी पोएम या कंपेनियन पोएम मानी जाती है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई को, ये आप याद रखेंगे। इसमें बात की गई है कि हमें बुक पे ज़्यादा बेस्ड नहीं होना चाहिए, बुक पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम नेचर। फिर पोएम है द थॉर्न, साइमन ली, ये इंपॉर्टेंट है। वी आर 7 भी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है। इसके बाद सेकेंड एडिशन आता है 1800 में, जिसमें लूसी पोएम्स पब्लिश होती है, 3 years शी ग्रू। इसका दूसरा टाइटल था एजुकेशन ऑफ नेचर। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट शील। इसमें एक पोएम माइकल भी पब्लिश होती है, माइकल, ये एक पेस्टोरल पोएम है, नैरेटिव पोएम है। और लूसी ग्रे पब्लिश होती है, लूसी ग्रे का दूसरा टाइटल था सॉलिट्यूड। और एक पोएम और थी रूथ, ठीक है, रूथ, जिसका टाइटल था, दूसरा टाइटल था द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर।
फिर इनका एक कलेक्शन और आता है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जिसमें इन्होंने आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन को पब्लिश किया है। तो देखिए यही पोएम की बात मैंने आपसे बताई थी कि लूसी पोएम्स थी ये, लेकिन इसको 1800 में पब्लिश नहीं किया गया था। ठीक है, ये आप नोट करेंगे। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, ये पोएम जो है ये आई थिंक ये 1807 में पब्लिश हुई थी। आप इसको एक बार चेक भी करिएगा। और इन्होंने एक पोएम जो अपनी वाइफ को डेडिकेट करी थी, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ये पोएम इसमें पब्लिश हुई थी। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर, जो इन्होंने अपने ब्रदर की याद में लिखा था, जॉन वर्ड्सवर्थ की। और इसके अलावा ये लॉर्ड नेल्सन को भी कॉमेमोरेट करते हुए लिखी गई थी। ओड टू ड्यूटी, ठीक है। इस कलेक्शन में लीच गैदरर पोएम आती है। ओके, ये आपको याद रखना है, लीच गैदरर आती है 1807 में। ठीक है, फर्स्ट जो कलेक्शन रहता है, मतलब जो 1798 वाला रहता है, उसमें नहीं आती। उस समय मैं आपको इंपॉर्टेंट पोएम बता रही थी, लेकिन उसमें ये पोएम पब्लिश नहीं होती है। तो आप ये जरा नोट करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। और इसके अलावा द वर्ड इज टू मच विद अस, इसके अलावा पोएम है लंदन 1802 या टू मिल्टन। एंड नेक्स्ट पोएम, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड इज टू मच विद अस, ये भी मैंने आपको बताई है। द सोलिटरी रीपर, द रेनबो, ठीक है। डैफोडिल्स, द डैफोडिल्स, ये पोएम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टू द कुकू, ये पोएम भी काफी इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। इंटीमेशन ओड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ पोएम्स थे जो आपको नाम जानने चाहिए कि ये पोएम पब्लिश हुई है। आप इसके एक बार कलेक्शन आप सभी पोएम्स का आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रेल्यूड से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रेल्यूड के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। द एक्सकर्शन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पोएम आपको याद रखनी है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम। इसकी लाइंस है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, जो कि ऑलरेडी हमने द प्रेल्यूड के बुक 11 में थी, डिस्कस की है। इनकी एक पोएम है टू द स्काईलार्क, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू द स्काईलार्क। और कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि टू आई स्काईलार्क किसने लिखी, तो टू द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। एंड टू आई स्काईलार्क, ये जो पोएम है ये पीबी शैली ने लिखी, ठीक है, पीबी शैली ने, ये आपको याद रखना है। एंड इनकी एक नैरेटिव पोएम थी जो हमने डिस्कस करी थी, लाडोमिया, ठीक है, LAO, लाउडेमिया, ठीक है, लाउडेमिया। और इसके अलावा आई थिंक कुछ और पोएम्स है, जैसे पीटर बेल है, पीटर बेल आपको याद रखनी है। एक्सकर्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस करी। द बॉर्डर्स, इनकी ट्रेजेडी है, ये आपको याद रखनी है। और इसके अलावा टिंटन एबी, ये मैंने आपको बताई थी। तो ये कुछ पोएम्स थी, देखिए जितनी मुझे याद आ पा रही है मैंने आपको बताया। ये कुछ पोएम्स है। माइकल भी आपको याद रखनी है, माइकल, ओड टू ड्यूटी, है ना। एलिजाई स्टैंजा, ये भी मैंने ऑलरेडी PYQs में डिस्कस किया है, एलिजाई स्टैंजास के बारे में। लंदन 1802, ये सारी पोएम्स हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक बार पोएम एक एक करके आप देखते जाइएगा, ठीक है। So this was all about the revision part, and thank you so much for being with me for the revision. And I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो इसको शेयर जरूर करिएगा। आप जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, और लाइक जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।